दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो हिस्ट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर वनडे एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उन सभी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन शानदार उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। प्यारे दोस्तों, आप सर्च कर लीजिएगा किसी भी यूट्यूब पे, तो द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच आपको मिलेगा जहां से आपको आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ही आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं कि आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पे चल रहा है। आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि पाल, प्रतिहार और राजपूतों के बीच त्रिपति संघर्ष के पीछे का कारण क्या था। पहला कह रहा है कि गुजरात और मालवा पर नियंत्रण पाने के लिए, गंगा घाटी के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए, तीसरा जो है वो है दिल्ली पर आधिपत्य हासिल करने के लिए। पाल, प्रतिहार और राजपूतों के बीच जो त्रिसंघर्ष चला था उसके पीछे का क्या कारण था दोस्तों। त्रिपक्षीय, ठीक है, यहाँ त्रिपति लिखा हुआ है, आप त्रिपक्षीय याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष कॉन्सेप्ट है दोस्तों, त्रिपक्षीय या इसी को त्रिकोणीय युद्ध या त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो पाल, प्रतिहार और राजपूतों के बीच त्रिपति संघर्ष के बीच का क्या कारण था। विकल्प क्या है, गुजरात और मालवा पर नियंत्रण पाने के लिए, गंगा घाटी के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए, दिल्ली पर आधिपत्य हासिल करने के लिए। तो ये तीन कथन हैं आपके। आइए देखते हैं इसका क्या कारण था। पहला दोस्तों, गुजरात और मालवा पर नियंत्रण यह मुख्य कारण नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है गंगा घाटी के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए, यह मुख्य कारण था पहले दोस्तों। तीसरा है दिल्ली पर आधिपत्य हासिल करने के लिए, तो यह प्रमुख कारण नहीं था। पूछ रहा है कि संघर्ष का क्या कारण था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो इसमें केवल दूसरा सही है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। लेकिन पुस्तक और परीक्षाओं में केवल विकल्प 2 को सही कारण माना जाता है दिए गए विकल्पों में से, क्योंकि 2 सही है और एक आंशिक रूप से स्वीकार माना गया है, ठीक है दोस्तों। यानी गुजरात और मालवा का जो नियंत्रण है वो मुख्य कारण नहीं था लेकिन कारण था, ठीक है, मुख्य कारण नहीं था लेकिन कारण था, इसलिए पहले को भी सही माना गया है कुछ किताबों में। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न रखे गए हैं वो क्या हो जाएगा, आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर याद रखिएगा कि अगर आपको ये प्रश्न मिल जाए और आपके विकल्प में केवल 2 लिखा हो तो आप 2 में आंसर लगाइएगा, केवल दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि गंगा घाटी के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। विकल्प क्या कह रहा है, विकल्प आपके हैं निर्याकस, आनेसिक्रिटिस या कह लीजिए आनेसिक्रिटस, डाइमेकस, अरिस्टोब्यूलस, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आपके विकल्प क्या है, निर्याकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोब्यूलस, ठीक है दोस्तों। देखिए निर्याकस जो है वो नौसेना का प्रमुख था, और आनेसिक्रिटस की बात करें तो जहाज़ों का पायलट और इतिहासकार था। अरिस्टोब्यूलस अभियंता और इतिहास लेखक था। तो जो सिकंदर के साथ नहीं आया था वो कौन था, तो वो था डाइमेकस। कौन नहीं आया था भैया दोस्तों, तो वो डाइमेकस नहीं आया था, याद रखिएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा भैया दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलस ये तीनों आए थे लेकिन डाइमेकस नहीं आया था, क्योंकि डाइमेकस जो है वो सिकंदर के समय में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके दरबार में आया था डाइमेकस, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सिकंदर की सफलता का निम्न कारण कौन सा था। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी,
उसकी फ़ौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? तो अगर हम इसकी बात कर लें तो दोस्तों, तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो नंद साम्राज्य शक्तिशाली था पर उत्तर पश्चिम में एकता नहीं थी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसकी फ़ौज बेहतर थी, ये भी सही है दोस्तों। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, तो ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो उसकी सफलता के कारण प्रशासन नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। तो विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा जिस विकल्प में होगा वही आपका सही होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में नौसैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ध्यान से सुनिएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? आपको विकल्प क्या कह रहा है? अभिसार, गलुसाई, कट और मत्सग। तो दोस्तों, प्राचीन स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि गलुसाई नामक जनजाति की स्त्रियों ने युद्ध में अपने पुरुषों के मरने के बाद सिकंदर की सेना पर आक्रमण किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गलुसाई। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन मगध का कौन सा राजा था? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका विकल्प क्या कह रहा है? महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से मगध का कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर भारत पर आया था 326 ईसा पूर्व में। उस समय मगध का शासक कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। 326 ईसा पूर्व में किसका शासन था? तो उस समय धनानंद का शासन था दोस्तों। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत में किस राजा से युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, बिंदुसार, अशोक। सिकंदर ने भारत में किस राजा से युद्ध किया था? तो सिकंदर ने युद्ध किया था पौरव राजा पुरु से झेलम नदी के युद्ध में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पोरस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पोरस इसका सही उत्तर होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। याद रखिएगा, झेलम नदी के युद्ध, जैसे झेलम नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो झेलम नदी। ठीक। अगला प्रश्न, तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों कि सिकंदर ने भारत में किस राजा से युद्ध किया था? तो पोरस से युद्ध किया था। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस नदी के किनारे? तो ये झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए, अभी हमने डिस्कशन किया है, तो ये झेलम नदी के किनारे किया था। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सिकंदर किस देश से था? रोम, फारस, मकदूनिया, यूनान। फारस किस देश से था? तो याद रखिए दोस्तों, फारस जो है सिकंदर किस देश का था? तो सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था, जो प्राचीन यूनानी क्षेत्र का भाग था। तो मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, या सिकंदर किस देश का था? तो मकदूनिया का। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत में किस स्थान तक विजय प्राप्त की थी? दिल्ली, पंजाब, नर्मदा, गंगा। सिकंदर भारत में पंजाब क्षेत्र तक ही आगे बढ़ पाया था। उसकी सेना ब्यास नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर चुकी थी। तो सिकंदर ने भारत में किस स्थान तक विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों पंजाब। क्या उत्तर हो जाएगा? पंजाब। तो बी विकल्प में दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में, बेबीलोन में, यूनान में, या फिर मिस्र में। देखिए, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में प्यारे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सिकंदर के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत को जीतना, व्यापार, विश्व विजय, धार्मिक प्रचार। सिकंदर के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो सिकंदर का मुख्य उद्देश्य था विश्व विजय, यानी भारत विश्व विजय योजना का अंतिम चरण माना गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि जो सिकंदर था उसके भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो विश्व विजय। क्या था दोस्तों? विश्व विजय। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सिकंदर के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो विश्व विजय इसका उद्देश्य था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझिए दोस्तों, विश्व विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सिकंदर की विजय को कौन रोक न सका? चंद्रगुप्त, पोरस, बिंदुसार, कोई नहीं। तो है दोस्तों, अगर बात करें भारत में सिकंदर के विजय की, तो देखिए पोरस ने वीरता दिलाई पर पराजित हुआ। चंद्रगुप्त और बिंदुसार का सिकंदर से सामना हुआ ही नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो डी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सिकंदर कितने समय तक रहा? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। भारत में सिकंदर कितने समय तक रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था और लगभग 325 ईसा पूर्व में लौट गया था, यानी कि 1 साल का समय। तो यानी कि 1 साल, यानी कि 1 वर्ष। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिकंदर जो था प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद उसकी सेना का क्या हुआ? भारत में बस गई, वापस लौट गई, मर गई, चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया। सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद उसकी सेना का क्या हुआ, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिकंदर भारत से लौटने के बाद उसकी सेना वापस लौट गई। कुछ सैनिक रास्ते में मारे गए, लेकिन उसकी सेना का अधिकांश भाग वापस मैसेडोनिया की ओर चला गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वापस लौट गई। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत पर सबसे पहले किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था? शक ने, यूनानी ने, पार्थियन ने, कुषाण ने। ठीक है दोस्तों, भारत पर सबसे पहले किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था? शकों ने, यूनानियों ने, पार्थियन ने, या फिर कुषाणों ने। तो देखिए सिकंदर, तो प्रश्न हो गया दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था? तो देखिए इसका सही उत्तर है यूनानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनानी, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, भारत पर सबसे पहले जिस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था वो कौन थे? यूनानी। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कनिष्क किस विदेशी जाति से संबंधित था? हूण से, शक से, कुषाण से, फारसी से। कनिष्क जो है वो किस विदेशी जाति से संबंधित था? कुषाण से, हूण से, शक से, या फारसी से। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कनिष्क जिस विदेशी जाति से संबंधित था वो था कुषाण। सी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न की सीरीज है दोस्तों। तो कनिष्क किस विदेशी जाति से संबंधित था? कनिष्क कुषाण जनजाति से संबंधित था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ आपको ज़मीन से बुलंदियों तक पहुंचाने का मादा रखता है। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सुबह 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, दोपहर के 2 बजे भारतीय अर्थव्यवस्था से, और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क ने भारत में किस धर्म का संरक्षण किया था? ध्यान से सुनिएगा, कनिष्क ने भारत पर किस धर्म का संरक्षण किया था? आपका विकल्प क्या कह रहा है? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी। कनिष्क ने भारत में किस धर्म का संरक्षण किया था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध।
यानी कनिष्क ने भारत में जिस धर्म का संरक्षण किया था वो था बौद्ध धर्म। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के समय में यानी कनिष्क के समय में ही चतुर्भुज संगीति का आयोजन भी किया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि शक आक्रमणकारियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला। जो शक आक्रमणकारी थे उनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र में, मथुरा में, उज्जैन में या फिर तक्षशिला में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शक आक्रमणकारी थे इनका प्रमुख केंद्र था उज्जैन। कौन सा था क्या है दोस्तों? उज्जैन। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला। कनिष्क राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी और उसकी एक और राजधानी थी मथुरा, लेकिन मुख्य राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर। क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर। यानी कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हूणों का प्रमुख नेता कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर किया था? प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आसान है पर बहुत लाजवाब है। प्रश्न है कि हूणों का प्रमुख नेता कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर किया था? तोड़माड़, कनिष्क, पोरस, मिहिरकुल। पहले दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सेलेक्टिव टॉपिक को देखना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हूणों का प्रमुख नेता कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर किया था? तो वो था प्यारे दोस्तों तोड़माड़। क्या हो जाएगा? तोड़माड़। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, दो प्रमुख नेता थे, तोड़माड़ और मिहिरकुल। इनमें तोड़माड़ वह नेता था जिसने गुप्त साम्राज्य को सबसे अधिक कमज़ोर किया था और गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न क्या है? हूणों को किसने भारत से बाहर निकाला था? ये आपसे प्रश्न है। आपका विकल्प क्या है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न आपसे सीधा है कि हूणों को किसने भारत से बाहर निकाला था? तो हूणों को सबसे पहले गंभीर पराजय दी थी और भारत से बाहर खदेड़ा था। किसने की खदेड़ा था? तो ये स्कंदगुप्त ने किया था दोस्तों। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और हूणों का जो निर्णायक रूप से हराया था वो कब हराया? तो 455 से 458 के बीच, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने प्रश्न बहुत ही शानदार देखा कि हूणों को किसने भारत से बाहर निकाला था? तो स्कंदगुप्त ने निकाला था दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ से अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि कनिष्क का शासनकाल किस सदी में था? पहली सदी ईसा पूर्व में, पहली सदी ईस्वी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी ईस्वी में। तो देखिए, कनिष्क का शासनकाल की बात करें तो कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। कब से आरंभ हुआ था? तो ईस्वी से आरंभ हुआ था। यह समय दूसरी शताब्दी में आता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी सदी। यानी कि सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक और कुषाणों का शासनकाल किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली था? शक और कुषाणों का जो शासनकाल था वो किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली था? विकल्प कह रहा है दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर भारत या फिर गंगा घाटी। शक और कुषाणों का शासनकाल किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली था? दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में या फिर गंगा घाटी में। तो शक और कुषाणों का जो शासनकाल था प्यारे दोस्तों किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली था? तो पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि गंधार, तक्षशिला, मथुरा, पंजाब, सिंध, काबुल, कंधार क्षेत्र आदि में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों? पश्चिमोत्तर भारत। यहाँ से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बिल्कुल भी मिस मत करें। तीनों क्लासों को देखें दोस्तों, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस तरह से पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है कि हूणों ने किस काल में भारत पर आक्रमण किया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, फिर मौर्योत्तर काल में। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो हूणों ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो इसका गुप्त के समय में किया था दोस्तों। तो उस समय कौन सा काल चल रहा था? गुप्त काल चल रहा था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों, जिससे उनका ही भला हो। शिक्षा एक ऐसी ईश्वर की देन है दोस्तों कि जितना आप किसी को बांटेंगे उतना आपकी बढ़ता है। तो मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं भागना है। ध्यान रखिएगा, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू।